जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिविल डिफेंस एकेडमी के एमपीएसआई के प्रोग्राम में, जहाँ पे कि हम एमसीक्यू फॉर्म में जो है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो है एमपी का एसआई का सिलेबस पढ़ रहे हैं। उसमें जो कि मैं आपको एमपीजी के पढ़ रहा हूँ, जिसमें कि हमने हिस्ट्री का जो है हमारा 200 से प्लस जो है आपके एमसीक्यू हो चुके थे। उसके बाद जो है हम पिछली 2 क्लासों में जो है ज्योग्राफी को पढ़ चुके थे, और उसके जो है अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन आपका कि मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित मालवा के पठार मालवे की पठार के किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी है काली मृदा, ऑप्शन सी है लेटराइट मृदा, ऑप्शन डी है पीली मृदा। तो इसका सही आंसर जो है आपका वो है काली मृदा। अगर हम मध्य प्रदेश का मैप बनाएं, चलिए देखिए, ये हम जो है ये है आपका, ये जो मध्य प्रदेश का मैप है, इसमें जो है आपका मालवा का पठार कहाँ है? यहाँ पे ये मालवा का पठार है। ठीक है, ये ये फिर मध्य भारत का पठार है आपका। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ का क्षेत्र जो है आपका बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, उसके बाद ये जो क्षेत्र है आपका, ये है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार, और ये जो है आपका, ये है बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। कौन सा है? बघेलखंड का पठार। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका क्षेत्र है, ये जो है आपका नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, सोन घाटी, और ये जो आपका सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र। ठीक है, ये जो है आपका सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश को ऐसे जो है 7 भौगोलिक उप भौगोलिक भागों में जो है बांटा गया है। उसमें ये मालवा का पठार है, जहाँ पे कि काली मिट्टी पाई जाती है। ये जो आपका मालवा का पठार और इसके नीचे का क्षेत्र है, ये जो पूरा, ये जो आपका दक्कन प्लेटू से मिला हुआ है, जो कि बेसाल्ट निर्मित लावा, ये जो होता है कि एक ज्वालामुखी में जो है मैग्मा की का जो घनत्व थोड़ा कम होता है, और वो जैसे ही बाहर आता है तो वो पूरा एक परत की तरफ फैलने लगता है, और जो है वो पूरे एरिया और उस क्षेत्र को जो है एक परत की तरह ढक देता है। और वही जो मैग्मा धीरे धीरे जाके वो जो है कि अपक्षय अपर्दन के बाद जो है, जैसे जैसे एक वो है अपक्षय अपर्दन की क्रियाओं और रासायनिक क्रियाओं के बाद जो है वो जो है मिट्टी बनती है, और वही जो उस क्षेत्र में मिट्टी जो बनती है वो आपकी काली मिट्टी बनती है। ठीक है, और काली मिट्टी को जो है ये सेल्फ प्लगेड, यानी कि ये स्व जुताई, इसमें जो है कि जब बारिश होती है और जब बारिश नहीं होती है तो गर्मी के दिनों में जो है वो आप काली मिट्टी में देखेंगे कि बहुत दरारें पड़ जाती हैं, और जैसे ही बारिश होती है तो वो पानी जाता है और वो जो है फिर से इकट्ठी हो जाती है, और उसमें जो है फिर से पोषक तत्व मिश्रित हो जाते हैं। और इसी के साथ काली मिट्टी की बात करें तो इसमें जो है ये जो है आपका कि इसमें जो बारिश होगी तो इसमें ज्यादा समय तक जो है आपकी नमी रह सकती है, और जो है कि ये इसमें ह्यूमस वगैरह और नाइट्रोजन वगैरह जो है अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि फसल के लिए सबसे लाभदायक है। और इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है आपकी
इसको कपासी मृदा भी बोल जाए, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में जो है काली मृदा के क्षेत्र में जो है आपका कपास काफी होता है। और भी फसलें इसमें गेहूं है, सोयाबीन है, और विभिन्न जो आपकी खरीफ और रबी की जो है फसलें इसमें की जा सकती है। पर जो है कि कपास वगैरह के लिए जो है ये काफी लाभदायक मानी जाती है। उसके बाद जलोढ़ मृदा की बात करें तो जलोढ़ मृदा का जो निर्माण होता है वो जो होता है कि जो हमारी नदियां होती है, जो पहाड़ों वगैरह से जो नदियां आ रही हैं, उनसे जब वो पहाड़ से जब उतर के वो आती, जब वो मैदान की तरफ जैसे जैसे आती है, तो वो अपने साथ शिल्ट, गाद वगैरह या पत्थर कंकर जो जो बहा के लाती है। तो जब वो मैदान में या नीचे उतरती है जब, तो वो क्या होती है, वो इतना जो अपने साथ जो जो इतना जो अपक्षय अपरदन के जो अपरदन के माध्यम से जो अपने साथ जो धूल, जो मिट्टी और कण वगैरह जो अपने साथ लाती है, वो उस मैदान में ही फैला देती है, क्योंकि जो उसके जो जल की जो इतनी क्षमता नहीं रहती कि वो अब उसे आगे भागे। तो ये जो इस तरीके से जो है आपका धीरे धीरे परत बाय परत हर साल या साल दर साल इस तरीके से जो है आपकी जो ये मिट्टी आती है जो पहाड़ों से, और जो है कि खाई जो आपकी घाटियों वगैरह से, उससे जो है ये पूरे जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ है। जो कि गंगा गंगा का गंगा का मैदान ले लीजिए आप, सिंधु का मैदान ले लीजिए आप, ब्रह्मपुत्र का मैदान ले लीजिए, और भी जो जो नदियों के जो आसपास के क्षेत्र हैं या उनके उनके जो उनके प्रवाह क्षेत्र में पड़ते हैं, वहां पे जो ज्यादातर आपको जलोढ़ मैदान या जलोढ़ मृदा मिलेगी। ये सबसे उपजाऊ मृदा होती है, इसीलिए आपका जो है, आप अगर एंशियंट की बात करें तो मगध एम्पायर वगैरह जो आपका जो सबसे समृद्ध साम्राज्य रहे, वो सब जो है आपके गंगा के मैदान में हुआ, और सबसे ज्यादा जो है आपकी इस क्षेत्र की जो है सबसे अच्छी उत्पादकता होती है। यहाँ पे गेहूं वगैरह या गन्ना वगैरह जो है अच्छी और आपके चावल वगैरह की जो है फसलें सबसे लाभदायक होती है, और इस ये सबसे उपजाऊ मृदा है। ठीक है, उसके बाद लेटेराइट मृदा की बात करें तो लेटेराइट मृदा जो है ये मुख्यतः जो वर्षा वनों में पाई जाती है, अगर ट्रॉपिकल रीजन में या वर्षा वनों में पाई जाती है। और इसमें जो है लीचिंग के माध्यम से क्या बारिश और लीचिंग के माध्यम से जो इसके पोषक तत्व होते हैं वो जमीन में नीचे चले जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी ये जो आपकी कम उपजाऊ मृदा होती है। और ये जो है आपकी लाल और पीली मृदा की अगर बात करें तो इसमें जो है लाल जो है आपके आयरन या आप कहें कि लोहे के जो है कण के होने के कारण जो है इसकी लाल मृदा हो जाती है। और इसमें जो है कुछ एक जैसे कि आपका मूंगफली वगैरह या कुछ एक फसलें इसमें भी चना वगैरह की फसल वगैरह जो है आपकी जो होती है। पर ये थोड़ी काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी के से जो है आपकी कम उपजाऊ मृदा होती है। पर ये गेहूं के लिए सबसे लाभदायक होती है, गेहूं इस फसल में जो है आपका काफी होता है। अगर इन्हीं मिट्टियों को मध्य प्रदेश के क्षेत्र में देखें तो आपका मालवा का पठार जो है ये काली मिट्टी का है। ठीक है, और अगर ये मध्य भारत का पठार आप देख लेंगे तो ये जो नदियां यहाँ से, जैसे कि आप कह रहे होंगे कि जैसे कि यहाँ से जो है जो आपकी चंबल नदी निकलती है जाना पावपुटी इंदौर डिस्ट्रिक्ट से, तो ये जो आपकी बहते हुए जाती है, तो ये इधर से इंदौर से यूं बहते हुए ये इस तरीके से जो है आपकी यहाँ जाके आपकी कहाँ मिलती है, जो है आपकी ये यहाँ यहाँ मध्य प्रदेश में श्योपुर मुरैना डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जो आपकी जो इटावा के पास में जो है आपकी यमुना नदी में मिलती है। तो ये अपने साथ जो गाद वगैरह ले जाती है, तो इस क्षेत्र में प्लस यहाँ से जो काली सिंध वगैरह और छोटी छोटी नदियां, और जो ये जो पूरा जो एक समय में कहते हैं कि जो पूरी चंबल नदी थी, ये जो है पूरा ये जो बीहड़ का क्षेत्र है, जो ये यहाँ पे जो आपका ये जो पूरे बीहड़ में जो बीहड़ में जो आपने देखा है कि बीहड़ अलग अलग हो, ये सब जो है आपका कहीं ना कहीं जो है कि आपकी चंबल नदी के जो है बहाव के कारण उसी के कारण जो है आपका बीहड़ का क्षेत्र जो बना है, जिसमें कि जो है पूरी जमीन उबड़ खाबड़ हो रखी है पूरी। तो ये इस प्रकार का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो ये जो पूरा गंगा यमुना, ये यमुना और उसके ऊपर जो यमुना गंगा में मिलती है, तो ये गंगा यमुना के मैदान का पार्ट है। और ये जो इस क्षेत्र में जो है नदियों के किनारे वगैरह और काफी जमीन है, और यहाँ से बहुत सी छोटी छोटी नदियां भी निकल रही है, इसलिए ये जो आपको ये जो क्षेत्र मिलेगा आपका ये मध्य प्रदेश में जलोढ़ जो है आपका जलोढ़ मृदा का मैदान मिलेगा। ठीक है, जलोढ़ मैदान या जलोढ़ मृदा का मैदान है।
और जो आपकी काली काली या लाल मिट्टी है वो जो आपकी बघेलखंड के पठार में मिलेगी। और जो आपकी लेटेराइट मिलता है तो ये जो आपकी ये जंगलों में पाई जाती है, खासकर थोड़े से ऊंची वगैरह या ऊंचे पहाड़ी इलाकों में या इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो जो आपके सतपुड़ा मैकाल के जो इस क्षेत्र में जो वन है वहां पे जो है काफी जगह पे आपको लेटेराइट मृदा मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर जो आपका काली मृदा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि आपका मध्य प्रदेश में मालवा के पठार में उद्गमित होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां किस नदी में जाके मिल जाती है? तो ऑप्शन ए है आपका नर्मदा, ऑप्शन बी है आपका ताप्ती, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है सोन। तो अगर हम बात करें तो जो मध्य मालवा के पठार की अधिकांश नदियां आप ले लीजिए, चंबल ले लीजिए, चंबल की जो साथ में जो भी उसकी जो है सहायक नदियां हैं, सिंध है, काली सिंध है या कूनो नदी वगैरह, और भी जो है मालवा के पठार से जो नदियां निकलती हैं और इस क्षेत्र से जो नदियां ज्यादातर जाती हैं वो जो है किसका पार्ट है? वो या तो वो ज्यादातर चंबल का पार्ट है या फिर जो आपका कहीं ना कहीं वो जो है सीधे यमुना में मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसका सही आंसर इस हिसाब से जो है अधिकांश नदियां किसमें मिलेंगी? आपके यमुना में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस पठार को नदियों का मायका कहा जाता है? किस पठार को नदियों का मायका कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है आपका मध्य भारत का पठार, ऑप्शन बी है मालवा का पठार, ऑप्शन सी है बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन डी है पन्ना का पठार। तो अगर मालवा के पठार की बात करें तो ये थोड़ा सा समतल या समतल भूमि मिलती है और यहाँ से जो है अधिकांश नदियों का जो निर्माण है आपका जो है मालवा के पठार में होता है, इसलिए इसको जो है नदियों का मायका भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य उच्च क्षेत्र के उत्तरी भाग में स्थित मालवा के पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उच्च क्षेत्र मध्य प्रदेश को तीन भौगोलिक भागों में बांटा गया है। अगर ये मध्य प्रदेश ले तो ये मध्य उच्च भूमि हो गई, ये आपका बुंदेलखंड का पठार हो गया, और ये जो आपका ये क्षेत्र है आपका पूरा, ये जो है सतपुड़ा मैकाल रेंजेस का क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो पहले तीन भागों में, उसके बाद उप भाग है उसमें 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें है कि आपका सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मालवा के पठार की? तो ऑप्शन ए है आपका गो गोमनपुर चोटी या धाराजी चोटी या सिगार चोटी या आपका गुडविल चोटी। तो सिगार, तो इसका सही आंसर जो आपका वो है सिगार चोटी। ठीक है, इसके बाद जो है आपका ये जो है सिगार चोटी सबसे ऊंची है, उसके बाद जो आपकी जाना पाव चोटी आती है, और जो गुडविल है वो आपकी विंध्याचल की जो है आपकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 44वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल किस दिशा की ओर है? किस दिशा की ओर है? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम। तो ये अधिकांश नदियों का जो आपका या तो यूं ये चंबल को छोड़ दे तो बाकी नदियां जो है आपका यूं जा रही है, यूं जा रही है। तो किस तरफ होगा आपका आंसर इसका? उत्तर पूर्व। ठीक है, चलिए है ना, ठीक, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उत्तर पूर्व की ओर जा रही है, तो सही आंसर जो आपका उत्तर पूर्व की दिशा में ये दिशा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार के मध्य भाग में कौन सी रेखा गुजरती है? तो कौन सी रेखा गुजरती है आपकी? ऑप्शन ए है कर्क रेखा, ऑप्शन बी है मकर रेखा, ऑप्शन सी है विषुवत रेखा या आपकी डी है जो आपकी मध्याह्न रेखा। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है मालवा के पठार के 8 डिस्ट्रिक्ट से, 8 जिलों से। और अगर बात करें हम आपके अगर मध्य प्रदेश के सारे जिलों से तो एमपी के 14 जिलों से। ठीक है, और अगर देश में हम बात करें तो किस किस राज्य से आपकी गुजरेगी ये? तो गुजरात, फिर राजस्थान, फिर आपकी मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका झारखंड। ठीक है, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, और उसके बाद आपका त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद आपका मिजोरम। ठीक है,
अब ये जो सीक्वेंस है ये आपको पूछा जा सकता है कि किन किन देशों से आपकी जो है आपकी जो जो आपकी कर्क रेखा गुजरती है, किन किन राज्यों से गुजरती है। तो जो आपको सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि पश्चिम से जो है आपकी पूर्व में जमाइए, या पूर्व से पश्चिम में जो है राज्यों का सीक्वेंस जमाइए, या जिलों की जो आपके 14 जिले हैं और 8 जो है आपके मालवा के क्षेत्र में जो है आपके जिले हैं, जो कि आपका अगर हम ऐसे बात करें तो आपका रतलाम है, उज्जैन है, और फिर शाजापुर है, आगर मालवा है, रीवा है, राजगढ़ है, और आपका ये जो है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद ये जो है इस प्रकार से जो है आपके 8 डिस्ट्रिक्ट हुए, और मध्य प्रदेश में जो है आपके 14 जिले हैं। ठीक है, चलिए। और मकर रेखा की तो अगर हम बात करें तो मकर रेखा जो आपकी जो, और ये जो कर्क रेखा होती है, ये देखिए, ये आपका पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ये जो आपकी विषुवत रेखा है। ठीक है, और ये 23.5 डिग्री आपकी जो है आपकी कर्क रेखा है, और ये जो आपकी 23.5 डिग्री जो है आपके मकर रेखा है। ठीक है, मेनली मकर रेखा और कर्क रेखा, और जो है ये 23 डिग्री का अक्ष इसलिए भी किया गया है क्योंकि जो पृथ्वी जो है अपने 23.5 डिग्री अक्ष पे जो है आपकी झुकी हुई है, प्लस इसी क्षेत्र में सूरज की जो है आपकी जो रोशनी जो आपकी किरणें हैं वो सीधी सीधी इसी क्षेत्र में पड़ती है, और जो है इसीलिए जो है आपको जो हम कि दक्षिणायन उत्तरायण की बात करते हैं, हम मकर संक्रांति, जैसे कि अभी ठंडी का समय है, यानी कि ठंड का समय है, तो ऐसा है, मतलब है कि आपका सूर्य जो है आपका दक्षिणायन हो रहा है, यानी कि दक्षिण की ओर जा रहा है। और जब मकर रेखा या आपकी जिस दिन हमारी जो है आपकी मकर संक्रांति होती है, उस दिन जो है आपका सूरज की जो है सीधी दिशाएं जो आपके मकर रेखा पे पड़ती है। ठीक है, और 21 जून को जो है आपके कर्क रेखा पे पड़ती है। ठीक है, तो उस वजह से जो है आपके सूरज के इन इन के जो है आपके कर्क रेखा और मकर रेखा पे जो किरणें जो सीधी पड़ती है, तो उनके हिसाब से जो है आपका जो है आपका इस क्षेत्र को या हमारे यहाँ पे पृथ्वी को कितनी जो है कि उस क्षेत्र में गर्मी या उस क्षेत्र में तापमान जो है उसके उसके उससे निर्धारित होता है। सिर्फ एकमात्र वही कारण नहीं है, और भी विभिन्न कारण है उस क्षेत्र की जो है भौगोलिक अवस्थिति वगैरह, या वहाँ पे जो है हवाओं का, या आपके जो है वहाँ की भूमि का, ये सब प्रकार जो है उसमें सम्मिलित होते हैं, और उसी के बाद जो है उस क्षेत्र का जो है तापमान जो है आपका होता है। तो इसमें जो है पर सबसे मुख्य कारक जो पृथ्वी में गर्म रखने में जो है कोई है, तो वो है आपकी सूरज की किरणें, और वो इसी के इसी कारण से जो है आपका कर्क, जैसे कि हम जब जो सूरज की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है तो हमारे क्षेत्र में जो है आपकी बहुत गर्मी पड़ती है, और जब सूरज की किरणें जो मकर रेखा पे होती है तो हमारे यहाँ जो है सीधी किरणें नहीं पड़ रही होती, तो आपके गर्मी यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि मालवा का पठार नर्मदा नदी के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? तो ऑप्शन ए है आपका ताप्ती नदी, ऑप्शन बी है सोन नदी, ऑप्शन सी है बेतवा नदी, ऑप्शन डी है चंबल नदी। तो आपका नर्मदा नदी के कैसे करता है कि ये मालवा का पठार है, तो ये जो है आपका ये नर्मदा नदी मालवा के पठार के दक्षिण से जो आपकी निकलती है, और जो है इसके उत्तर में जो है मालवा का पठार होता है। और अगर फिर तो और जो आपकी एक और किसके लिए विभाजक जल विभाजक का काम करती है आपकी, ऑप्शन ए है आपका तापी नदी, ऑप्शन बी है सोन नदी, ऑप्शन सी है बेतवा नदी या चंबल नदी। तो ये जो है आपकी एक और किस नदी के लिए मध्य जल विभाजक का काम करती है, तो ये आपकी नर्मदा चंबल नदी, क्योंकि ये जो आपकी जो ये आपकी नर्मदा हो गई और ये जो आपकी चंबल नदी हो गई, जो कि तो इन दोनों के बीच में जो है विभाजन का काम करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मालवा के पठार में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, नहीं है, तो कौन सा? ऑप्शन ए है आपका नीमच या सीहोर, ऑप्शन बी है उज्जैन या रतलाम, ऑप्शन सी है देवास या विदिशा, ऑप्शन डी है बैतूल या नरसिंहपुर। अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका मालवा का पठार है मध्य प्रदेश में, उसमें आपका नीमच, सीहोर, रतलाम
देवास, ये विदिशा, ये जो क्षेत्र है आपका पास पास में जो है आपके डिस्ट्रिक्ट है। पर बैतूल और नरसिंहपुर जो है आपका, ये जो है आपका किस क्षेत्र में पड़ता है, महाकौशल क्षेत्र में पड़ता है। और ये जो है आपका ये मालवा का पठार है। तो यहाँ पे कहीं यहाँ पे आपका बैतूल पड़ता है, प्लस यहाँ पे आपका नरसिंहपुर पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका आपके जो है अलग डिस्ट्रिक्ट जो कि मालवा के पठार में नहीं आते हैं, वो है आपका बैतूल, ठीक है, बैतूल और नरसिंहपुर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है? तो कौन सा, एक सेकेंड, कौन सा होता है आपका मालवा के पठार में सबसे गर्म माह? मालवा के पठार में सबसे गर्म का माह कौन सा होता है? मार्च, या फिर अप्रैल, या मई, या जून। तो हम सब जानते हैं कि जो है आपका मालवा के पठार में या मध्य प्रदेश में सबसे गर्म महीना जो होता है आपका, वो जो होता है आपका, वो जो होता है मई। और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अगर तापांतर की बात करते हैं तो उसमें मार्च महीना आता है। तापांतर का मतलब ये है कि गर्मी और ठंड दोनों में जो है वो सबसे कम जो है कि गर्मी और दोनों का जो है मिश्रण हो, वो जो है आपका तापांतर, यानी उन दोनों के बीच का जो है तापांतर सबसे कम होता है, तो वो मार्च में होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है आपका कि मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं? तो अब मैं आपका फिर से, अगर फिर वही है कि हम मध्य प्रदेश का मैप बनाते हैं, तो ये एमपी का मैप है, अगर थोड़ा, ठीक है। तो अगर ये बात करें तो ये मालवा का पठार है, ठीक है, पठार। इसके पश्चिम में ये जो आपकी पूरी इधर से जो पूरी पूरी आपके दिल्ली दिल्ली से लेके आपके गुजरात तक जो है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी माउंट आबू है, ठीक है। और अगर इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो आपकी ये जो इसके दक्षिण में जो है आपकी ये आपकी सतपुड़ा रेंजेस है, ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी, सतपुड़ा। और अगर इसके पूर्व की बात करें तो ये जो है आपकी मालवा में ये जो आपकी विंध्यान रेंजेस या विंध्यान पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल, ठीक है। तो ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। तो इसके उत्तर पश्चिम की बात कर रहे हैं, ये उत्तर पश्चिम हो गया, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में क्या आपका अरावली है, ठीक है। और मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है सिगार है, जो कि जाना पावकुटी मऊ इंदौर के ही पास में है, ठीक है। और विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? वो है आपकी गुडविल है। तो और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? वो है आपकी धूपगढ़। और धूपगढ़ कहाँ पे? पंचमढ़ी में। और धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 52वां क्वेश्चन है कि विदेशी यात्री फाहियान ने मध्य प्रदेश के किस पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है? तो विंध्याचल की पहाड़ी की, या नर्मदा घाटी की, या सी मालवा के पठार की, या बुंदेलखंड के पठार की। तो इसका सही आंसर जो है आपके मालवा के पठार की। और फाहियान जो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय जो समुद्रगुप्त के जो बेटे थे, उनने जो है उस समय उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था। और उस समय जो है आपका फाहियान जो है जो चीनी यात्री जो है आपका भारत भ्रमण के लिए आया था। साथ ही जो है ये जो जहां जहां भी ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्लस उसकी जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए आए थे। और उसी समय ये जो है आपके मालवा के उज्जैन में आए थे, और इन्होंने जो है मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ बताया था। प्लस यहाँ के जो मालवा के समाज वगैरह की जो है इन्होंने जो है कि काफी तारीफ की थी, और यहाँ की समृद्धि वगैरह की जो है आपकी प्रशंसा की थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस चोटी में स्थित वांचू पॉइंट से चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है? तो कहाँ से उद्गम स्थल होता है? सिद्ध बाबा की चोटी। सिद्ध बाबा की चोटी जो है आपका बुंदेलखंड के पठार की, ठीक है।
ठीक है, बुंदेलखंड के पठार की। तो सिद्ध बाबा की चोटी जो है आपके बुंदेलखंड के पठार की जो है आपकी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर इसकी बात करें वांचू पॉइंट जहां से कि आपकी चंबल नदी जो निकलती है, तो वो कहाँ पे आपका, वो है आपका जाना पावगुटी में। और मालवा की सबसे ऊंची जो चोटी आपकी वो है सिगार चोटी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। हाँ, मध्य प्रदेश के उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थित मध्य प्रदेश के पठार की पूर्वी सीमा का निर्धारण भौगोलिक भूभाग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है आपका? ऑप्शन ए है मालवा का पठार, ऑप्शन बी है नर्मदा सोन घाटी, ऑप्शन सी है बुंदेलखंड का पठार, ये आपका विंध्य कगारी प्रदेश। तो विंध्याचल की अगर बात करें तो विंध्य कगारी क्षेत्र ये आपका रीवा पन्ना का पठार भी इसे कहते हैं आपका। तो जो आपका उत्तर, ठीक है, ये उत्तर और ये उत्तर पूर्वी, ठीक है। अगर उत्तर पूर्वी की बात करें हम तो इसका सही आंसर क्या है आपका? वो है विंध्य कगारी क्षेत्र, यानी कि जो आपका जो है कि रीवा पन्ना का पठार जो आपका मध्य प्रदेश के उत्तर और उत्तर पूर्व की, अगर उत्तर पूर्व की, सॉरी सॉरी, उत्तर और वह उत्तर पूर्व, अगर सिर्फ उत्तर पूर्व होता तो आपका विंध्यान कंगारी या रीवा पन्ना का पठार होता। पर जो आपका ये उत्तर भी है और उत्तर पूर्व भी है, तो उसके लिए आपका यहीं पे आपका क्या पड़ता है? बुंदेलखंड का पठार भी पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका बुंदेलखंड का पठार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित मध्य भारत के पठार की पूर्वी सीमा का निर्धारण किस भौगोलिक भूभाग के द्वारा किया जाता है? तो ये प्रश्न तो आपका रिपीट ही हो गया, बुंदेलखंड का पठार। चलिए अगले प्रश्न की ओर कि शिशुपाल की राजधानी चंदेरी बेतवा नदी के किस तट के किस पठार की थी? तो ऑप्शन ए है आपका मालवा का पठार, बी है बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन सी है बघेलखंड का पठार, या ऑप्शन डी है आपका विंध्याचल का पठार। तो चंदेरी जो बेतवा नदी के किनारे ये किस क्षेत्र में पड़ता है आपका? ये जो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। चलिए जो कि अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में है, तो बुंदेलखंड जो आपका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य भारत के पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य भारत के पठार को किस नाम से जाना? मध्य भारत का पठार की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा क्षेत्र आपका जो है आपका चंबल का, ग्वालियर रीजन का जो है क्षेत्र है, इसको जो है आपका मध्य भारत का पठार कहते थे, ठीक है। अगले प्रश्न में मैंने मैप के थ्रू आपको जो है ये चीज बताई है पिछले क्वेश्चनों में। तो ऑप्शन ए है आपका चंबल का उपाद्र क्षेत्र, या सरसों की हांडी, या गेहूं का डलिया। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, क्योंकि सरसों की हांडी इसी क्षेत्र में जो आपकी सरसों भी जो है आपकी काफी होती है। अब आप ये बताइए कि सरसों की फसल रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, और जो है कि चंबल का जो है उपाद्र क्षेत्र भी है ये, ठीक है। तो सही आंसर क्या है आपका? ए और बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में स्थित मालवा के पठार के पूर्वी या नॉर्थ ईस्ट में किस प्रकार का पठार पाया जाता है? पूर्वी या नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका विंध्यान कगारी कगारी प्रदेश, या बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, या मध्य भारत का पठार। तो अगर ये ही क्षेत्र देखें तो जो आपका जो ये आपका माल मध्य भारत का पठार है, ये पूरा नीचे तक विस्तारित आपका है, ठीक है। तो इस वजह से जो है आपका अगर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट पूर्वी नॉर्थ ईस्ट में कुछ क्षेत्र देखेंगे तो आपका जो किसका पड़ेगा आपको? मध्य भारत के पठार का। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? मध्य भारत का पठार। अगर इससे आगे की बात करेंगे तो फिर यहाँ बुंदेलखंड वगैरह का जो है क्षेत्र है, पर जो आपका कुछ क्षेत्र जो है आपका जो है आपका इसका मध्य भारत के पठार का भी पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मध्य भारत के पठार की औसत ऊंचाई क्या है? अगर क्या ऑप्शन ए है आपका 300 मीटर, ऑप्शन बी है आपका 800 मीटर, ऑप्शन सी है 500 मीटर, ऑप्शन डी है आपका 900 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो है आपका 500 मीटर, ठीक है। जो आपके पठारी औसत ऊंचाई जो आपकी 500 मीटर है, ठीक है। और जो आपकी जो आपकी चंबल की जो खाई है उसकी जो गहराई है वो जो आपकी है वो 300 मीटर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। मध्य प्रदेश में मध्य भारत का पठार के अंतर्गत संपूर्ण राज्य के कुल क्षेत्रफल
का कितने प्रतिशत क्षेत्र पड़ता है? तो कितने प्रतिशत क्षेत्र पड़ता है आपका? ऑप्शन ए 18.7%, ऑप्शन बी है आपका 10.7%, ऑप्शन सी है आपका 23.7%, या ऑप्शन डी है 14.7%। तो इसका सही आंसर जो है आपका 10.7%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार की नदियों का आमतौर पर किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो किस दिशा की ओर प्रवाहित होगी आपकी, ये किस दिशा की ओर होगी? ऑप्शन ए है आपका पश्चिम या उत्तर पश्चिम, ये वाला क्षेत्र, या आपका पूर्व का क्षेत्र, इसी क्षेत्र को कह रहे हैं सीधे, या फिर आपका उत्तर या उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, वही सेम क्वेश्चन, और फिर ये आपका जो है आपका पश्चिम का क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्व का क्षेत्र, क्योंकि जो भी नदियां हैं आपकी वो निकल के इस साइड से इटावा है, या जो है आपका हमीरपुर वगैरह है, जो इस साइड से होके आपकी यमुना में मिलती है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, कि मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या है? तो किस पठार के अंतर है? मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, या मध्य भारत का पठार? तो इसका सही आंसर जो है आपका मध्य भारत का पठार है, जो कि हमारे बीहड़ है, जो कि चंबल के जो है आपके जो है अवनलिका अपर्दन से जो है आपके वो निर्मित हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य भारत के पठार के अंतर्गत सर्वाधिक गर्मी किस माह में पड़ेगी? तो इसमें भी जो है आपका जुलाई, अप्रैल, मई या मार्च। तो हमारा सेम जो है कि मध्य प्रदेश में लगभग सभी जगह पे जो है आपकी महीने में जो है आपकी सर्वाधिक गर्मी होती है, और सर्वाधिक तापांतर की बात करें तो वो आपका मार्च में होता है। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? उत्तर यानी कि उत्तर, ठीक है, और उत्तर और मध्य भाग में किस पठार का पाया जाता है? ऑप्शन ए मध्य भारत का पठार, ऑप्शन बी है मालवा का पठार, या बघेलखंड का पठार, या बुंदेलखंड का पठार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैंने आपको पहले ही बताया था कि मालवा के पश्चिम में जो है कि पूर्व में भी जो है आपकी क्या सीमा थी? आपकी मध्य भारत के पठार की सीमा थी। तो उस हिसाब से उत्तर प्लस उत्तर मध्य, तो कौन सा क्षेत्र आएगा आपका? ये जो आपका मध्य भारत का पठार आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत राज्य में कितने प्रतिशत का क्षेत्रफल आता है? तो कितने प्रतिशत का? ऑप्शन ए है आपका 9.89, 8.52, या 7.79, या 6.91। तो इसका सही आंसर जो आपका 7.79% है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन ए सिगार चोटी, ऑप्शन बी है सिद्ध बाबा की चोटी, या जाना पाव की चोटी, या सहान चोटी। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? बुंदेलखंड के पठार की जो है आपकी सिद्ध बाबा की चोटी है, और जो है कि आपका गुडविल जो है वो आपकी जो आपकी विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है आपका कि बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? बुंदेलखंड के पठार से प्रवाहित होने वाली नदियां धनास, बेतवा, उत्तर पश्चिम, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, की ओर प्रवाहित होती है, जो संकरी घाटी, नैरो वैली में और जलप्रपात और कगार और खंडों का निर्माण कर दी है। तो इसका तो पहले ही आंसर गलत हो गया। बेतवा वगैरह ये पश्चिम में थोड़ी बहती है आपकी, ये तो है उत्तर और उत्तर पूर्व में बहती है। तो अपना हमारा सही जो है आपका सत्य ऑप्शन यही हो जाएगा। बाकी जो है आपका वही कि बुंदेलखंड के पठार की चट्टानों का निर्माण आगन या कायंत्रित चट्टानों से हुआ है, जिसमें ग्रेनाइट, शेल, बुंदेलखंड नीच निक्षेप जो है आपके पाए जाते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड के पठार के उत्तरी भाग में जलोढ़ मैदान, या दक्षिण पश्चिम भाग में निचले भाग में दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार है। तो ये भी सही है। और बुंदेलखंड का पठार 1/3 ही भाग जो है समतल प्राय मैदान है, जो कि 3 सिंध विंध्यान कगार से घिरा हुआ है। तो ये भी जो आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 68वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश में विंध्यान कगार कहा जाता है? तो मैंने आपको शुरू से ही मैं बताया आ रहा हूँ कि किस क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपका सतपुड़ा मैकाल, ऑप्शन बी है रीवा पन्ना का पठार, या ऑप्शन सी है मालवा का पठार, या ऑप्शन डी है बुंदेलखंड का पठार। तो इसका सही आंसर जो है आपका रीवा पन्ना का पठार। ये सब मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में जो है आपको पूरा मध्य प्रदेश का मैप बना के एक एक जगह आपको जो है आपकी बता दी थी। इसी वजह से जो मैं आपको इसको जो है फिर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसको बिना बताए जो है आपको आगे ले जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि रीवा पन्ना का पठार की भौगोलिक अवस्थिति निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सत्य है। तो ये चीजें जो है आपकी एक बार ये याद करने वाली चीजें हैं। इसमें आप अनुमान की बजाय याद करेंगे तो ज्यादा लाभ रहेगा। रीवा पन्ने पठार की भौगोलिक भौगोलिक स्थिति जो आपकी 23:10 से 25:10 उत्तरी अक्षांश और 78°4 से 82°10 पूर्वी देशांतर के मध्य है। या रीवा पन्ना के पठार की भौगोलिक स्थिति जो आपकी वो क्या है, 23:10 से 26:13 उत्तरी अक्षांश तक है, या आपके 78°4 से 82°10 तक पूर्वी देशांतर तक है, या फिर आपके 21:10 से 24:12 तक है, या 77°4 से 83°10 पूर्वी देशांतर तक है। और जो आपका डी है कि 23°9 से 25°13 उत्तरी अक्षांश तक, या 79°4 से 81°10 पूर्वी देशांतर। तो इसका सही आंसर जो आपका ऑप्शन ए है, यानी कि क्या 23°10 से 25°12 उत्तरी अक्षांश और आपका 78 जो है 78°4 से 82°10 पूर्वी देशांतर तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है। तो रीवा पन्ना के पठार की दक्षिण पश्चिम सीमा का किस नदी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका केन नदी, ऑप्शन बी है सोन नदी, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी, ऑप्शन डी है बेतवा नदी। तो कौन सी नदी होगी, अगर यहाँ से जो आपकी सोन जो है नर्मदा और सोन घाटी क्षेत्र का क्षेत्र आता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका नर्मदा नदी। चलिए ठीक है, आज का सेगमेंट हमारा जो है आपका यहीं पे समाप्त होता है। और इसी के साथ जो है हम आगे जो है अभी ज्योग्राफी में जलवायु वगैरह की और भी क्लासेस जो आपकी वो आनी है, उन्हीं को जो है आपके जो है आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप जो हमें बताइए कि क्या क्या कुछ कमियां हैं वो हम सही करेंगे। प्लस साथ में जो है जो ये क्वेश्चन है इनका जो है आपका विवरण सहित जो है हमारे टेलीग्राम पे जो आपको मिल जाएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जो है हमारे साथ बने रहिए। ठीक है।